भगत सिंह हम इंडियंस के लिए एक नाम ही नहीं, एक इमोशन है दोस्तों। एक साधारण से परिवार में, एक साधारण से माहौल में पैदा हुआ ये बच्चा आखिर कैसे और क्यों बना इंडिया का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर, जानेंगे इस वीडियो में। भगत सिंह का जन्म 1907 में लियालपुर विलेज लाहौर में सरदार किशन सिंह और मां विद्यावती कौर के घर पर पंजाब में हुआ था, जो कि आजादी के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका परिवार महर्षि दयानंद सरस्वती को बहुत ज्यादा मानता था और इसी वजह से भगत सिंह ने ब्रिटिश स्कूल में ना पढ़कर डीएवी से अपनी स्कूलिंग की। भारत की आजादी की कोशिशें देश में जोर शोर से चलना शुरू हो चुकी थी और भगत सिंह को अक्सर ही इधर उधर आते जाते वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आजादी चाहिए और इसी टाइप की कई सारी बातें और नारे सुनने को मिलते रहते थे। और यही आजादी शब्द कहीं न कहीं इनके सब कॉन्शियस माइंड में जगह बना चुकी थी, जिसको भड़काने के लिए बस जरूरत थी तो एक चिंगारी की। और ये चिंगारी उन्हें मिली 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया, उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। इस हत्याकांड के बारे में सुनकर 12 साल के भगत सिंह अंदर तक हिल गए और अपने घर से निकलकर इन्होंने जलियांवाला बाग की तरफ चलना शुरू कर दिया। और वहां पहुंचकर जब उन्होंने चारों तरफ कटे हुए अंग और खून ही खून देखा ना, तो उनका रोना निकल गया। लेकिन जब रोकर वो चुप हुए ना, तब वो भगत सिंह, वो 12 साल का बच्चा नहीं बचे थे। उनकी लाइफ का पूरा मीनिंग ही उस दिन बदल चुका था। वो घर आए तो देखा कि उनके पिता खेत की तरफ जा रहे थे। उन्होंने पिता से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले कि मैं खेत में जा रहा हूँ आम की गुठलियां लेके, इन्हें खेत में लगाऊंगा जिससे पेड़ बनेंगे और पेड़ पर बहुत सारे आम लगेंगे। तो इस पर पता है उस 12 साल के बच्चे भगत सिंह ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इस खेत में बंदूक की फसल लगाना चाहता हूँ, जिससे बंदूकों के पेड़ बने, जिसमें बहुत सारी बंदूकें लगे, ताकि मैं अंग्रेजों से लड़ाई कर सकूं और देश को आजादी दिला सकूं। भगत सिंह को महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता रास नहीं आया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज शांति से मानने वालों में से नहीं है, ये तो लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानेंगे। 1925 में इटली के एक नेता पत्रकार द्वारा शुरू किए गए यंग इटली मूवमेंट से भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कॉलेज छोड़कर मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। लखनऊ के काकोरी कांड की हियरिंग में जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 5 साथियों को फांसी और 16 अन्य को आजीवन कारावास की जब सजा सुनाई गई ना, तो उस बात से भगत सिंह को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में मिला लिया और दोनों ने मिलकर इस पार्टी को एक नया नाम दिया, HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस पार्टी का मकसद सेवा, त्याग और दर्द झेल सकने वाले जोशीले युवक तैयार करना था, जो वक्त पड़ने पर बेखौफ होकर अंग्रेजों का सामना कर सके। इसके अगले ही साल घर वालों के इनके शादी के लिए प्रेशर देने पर ये घर छोड़कर कानपुर भाग गए और पीछे फैमिली के लिए एक लेटर छोड़ गए, जिसमें लिखा कि मेरी जिंदगी दुनिया के बाकी किसी भी सुख या आराम या भोग के लिए नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए बनी है और देश के लिए ही शहीद होगी। सिर्फ देश की आजादी ही अब मेरी दुल्हन होगी, हो सके तो मुझे माफ करना। अंग्रेजी सरकार को भगत सिंह के इरादों की भनक लग गई और इसी वजह से मई 1927 में अंग्रेजी सैनिकों ने भगत सिंह पर झूठा आरोप लगाया कि वो अक्टूबर 1926 में हुए लाहौर बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन जेल में रहने के बाद 60,000 रुपए की जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1928 में भारत में पॉलिटिकल कंडीशन का जायजा लेने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। कुछ भारतीय पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि इस कमेटी में भारत का एक भी मेंबर शामिल नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोगों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स एस्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें बहुत से क्रांतिकारी भाइयों को गंभीर चोटें आई। पर लाला लाजपत राय को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनकी हालत गंभीर हो गई और इसके कुछ ही दिन के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ भी हो गई। इस घटना के बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठान ली। 17 दिसंबर 1928 के दिन शाम को 4:15 के आसपास लाहौर कोतवाली से एएसपी सैंडर्स पुलिस चौकी से बाहर निकला। जयगोपाल को लगा कि यही जेम्स एस्कॉट है और उसने बाकी साथियों को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उस अंग्रेज अफसर के सिर में मार डाली और इसके बाद भगत सिंह ने उसे 3-4 गोलियां और मारी। जब ये वहां से भाग रहे थे तो एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, पर तभी चंद्रशेखर आजाद ने उसे पकड़कर कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश भी की ना तो गोली सीधा तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। पर वो नहीं माना और आजाद ने उसे गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। इस तरह इन्होंने अपनी तरफ से लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया था, पर उन्हें पता नहीं था कि दरअसल उन्होंने जेम्स एस्कॉट की जगह एएसपी सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह और उनके साथी 2 दिनों तक लाहौर में एक गुप्त जगह पर छुपे रहे। भगत सिंह अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के एक विद्रोही क्रांतिकारी अगस्ते विलियन से प्रभावित होकर सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने की योजना बनाई। वो कहते थे कि अंग्रेजों को ऊंचा सुनाई देता है और उनके कान अब ब्लास्ट से खुलेंगे। और ये करने के पीछे उनका मकसद सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के खिलाफ विरोध करने का था। ये दोनों बिल विधानसभा में खारिज कर दिए गए थे, पर उस वक्त के वायसराय ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके ये बिल पास करवा दिए थे, जो कि भारतीय जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं थे। इसी इरादे के साथ 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए। ये बॉम्ब सिर्फ अंग्रेजों को डराने और आगाह करने के मकसद से फेंके गए थे। उनका मकसद किसी की भी जान लेना नहीं था। ब्लास्ट करके वो वहाँ से भागे नहीं
और खुद को सरेंडर कर दिया। इस पूरे किस्से के दौरान वो दोनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ केस फाइल किया गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ होने वाले बर्ताव और बेसिक सुविधाओं के खिलाफ उन्होंने और उनके साथ जेल में कैद एक नए साथी जतिन दास ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, पर अंग्रेजी सरकार टस से मस नहीं हुई और काफी दिनों की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनके साथी जतिन दास की भूख प्यास की वजह से मौत हो गई। बाहर आम जनता में जब ये बात पहुंची तो आम आदमी भी आजादी के इस आंदोलन में भाग लेने लगा। सालों तक भगत सिंह को जेल में टॉर्चर किया गया और फाइनली 26 अगस्त 1930 के दिन कोर्ट ने भगत सिंह और उनके साथियों को एएसपी सैंडर्स और हवलदार चानन सिंह की हत्या के साथ साथ और भी कई सारे मामलों में दोषी पाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाते ही दंगों के डर से लाहौर में अंग्रेजी सरकार ने धारा 144 लागू करवा दी। दोस्तों, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि फांसी की तय तारीख 23 मार्च नहीं बल्कि 24 मार्च 1931 रखी गई थी, लेकिन फांसी के वक्त जनता कोई हंगामा न मचा दे, इस डर से 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 के आसपास इन तीनों देशभक्तों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी की सजा से पहले भगत सिंह ने अपनी माँ से कहा था कि फांसी के बाद मेरा मृत शरीर लेने के लिए तुम मत आना माँ, क्योंकि तुम ये देख नहीं पाओगी और तुम्हें रोना आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी भगत सिंह की माँ को रोते हुए देखे। तेरा बेटा देश के लिए पैदा हुआ था और देश के लिए जा रहा है। फांसी के बाद अंग्रेजी सैनिकों का प्लान इनकी बॉडी को ठिकाने लगा देने का था। उन्होंने इनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक बोरी में भर दिया और उसे फिरोजपुर के पास ले जाकर नदी किनारे मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने लगे। आसपास के लोग वहां भाग कर आए तो जल्दी जल्दी में सैनिकों ने अध जले बॉडी के टुकड़ों को नदी में फेंका और वहां से भाग गए। लोगों ने बड़ी मेहनत से टुकड़ों को इकट्ठा करके पूरे विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार करवाया। इनकी शहीदी के ठीक 16 साल के बाद 1947 में फाइनली इंडिया अंग्रेजों की कैद से आजाद हुआ। धन्य है हम लोग जो हमारे पास में भगत सिंह जैसे वीर पैदा हुए। इनका बलिदान भारत देश हमेशा याद रखेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करता रहेगा। भारत के इस बेटे को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और